मैं प्रेग्नेंट थी और सड़कों पर भीख मांगती थी। एक दिन ओल्ड एज होम की गाड़ी मुझे वहां लेकर गई। वहां एक बहुत अमीर लेकिन लवारिस बूढ़ी औरत ने मरते वक्त अपना सारा जेवर और जायदाद मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। जब वकील ने कागजात तैयार किए तो ऐसा सच सामने आया कि मैं दंग रह गई। अहमदाबाद की दिसंबर वाली ठंड की रातों में से वो एक ऐसी रात थी जब ठंड हड्डियों में उतरकर खून जमने की धमकी दे रही थी और आसमान पर छाए हुए गहरे बादलों ने चांद सितारों को अपनी काली चादर में लपेट रखा था, जिसकी वजह से सड़कों पर फैली पीली रोशनी भी धुंधली और उदास दिखाई दे रही थी। फुटपाथ के किनारे बैठी मैं अपने फटे पुराने शॉल में खुद को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड थी कि मेरे वजूद के हर हिस्से में सरकती ही जा रही थी। मेरा नाम वामिका है और कुछ टाइम पहले तक मैं एक इज्जतदार घराने की बेटी और एक प्यार करने वाले पति की पत्नी थी, लेकिन वक्त के बेरहम पहिए ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां पर मेरी पहचान सिर्फ एक भिखारन की तरह रह गई थी। मेरी 7 महीने की प्रेगनेंसी मेरे लिए खुशी का कारण होने की जगह एक ऐसा बोझ बन गई थी, जिसकी रक्षा करने के लिए मुझे अपनी इज्जत की धज्जियां निकालनी पड़ी थीं। भूख मेरे पेट में मरोड़ उठा रही थी और मेरे अंदर पलने वाली नन्ही जान की हरकत मुझे बार बार एहसास दिला रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि एक और जिंदगी भी मेरी रगों से जुड़ी हुई है, जिसकी जिम्मेदार मैं हूँ। सड़क पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी और उनमें बैठे हुए लोग मुझे एक बहुत कमतर चीज की तरह देखकर गुजर जाते थे। मैंने कांपते हुए हाथों को दोबारा से फैलाया और मेरी आवाज मेरे सूखे हुए हलक से मुश्किल से निकली कि ऐ ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। पर मेरी आवाज गाड़ियों के शोर और लोगों के बीच कहीं दबकर रह गई थी। मेरे सामने से गुजरने वाले एक आदमी ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कुछ बड़बड़ाकर आगे बढ़ गया था, जिससे मेरे दिल पर एक और तीर लग गया। मुझे याद आने लगा कि वो वक्त जब मैं अपने पापा की लाडली होती थी और वो मुझे शहजादियों की तरह रखते थे। लेकिन आज मैं इसी शहर की सड़कों पर परेशान हाल में थी, जहां मेरा बचपन गुजरा था। भूख और कमजोरी की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और सर चकराने लगा। फुटपाथ की सख्त और ठंडी जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, पर टांगों ने साथ छोड़ दिया था और मैं वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गई। आखिरी मंजर जो मेरी आंखों ने देखा था वो एक सफेद वैन थी जो मेरे पास आकर रुक गई थी और उस पर लिखा हुआ था कि जो मैं पढ़ नहीं सकी। फिर उसके बाद गहरा अंधेरा सा छा गया और बिल्कुल खामोशी छा गई। जब मैं होश में आई तो मुझे सबसे पहले जिस चीज का एहसास हुआ वो गर्माहट थी। जो चुभती हुई ठंड और गीली सड़क की सख्ती गायब थी और मैं एक नर्म बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे ऊपर एक मोटा और गर्म सा कंबल डला हुआ था और कमरे में हीटर की हल्की हल्की सदा गूंज रही थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया, जहाँ की दीवारें सफ़ेद थी और माहौल में फिनाइल और दवाइयों की मिली जुली बू फैली हुई थी, जो अस्पतालों जैसी ही थी। लेकिन यहाँ का माहौल हॉस्पिटल से ज़्यादा सुकून भरा था। मेरे सिरहाने एक अधेड़ उम्र की नर्स खड़ी हुई थी, जिसने मुझे आंखें खोलते देखकर मुस्कुराकर तसल्ली दी कि घबराओ नहीं बेटी, तुम अब ठीक हो। ये ओल्ड एज होम है। हम लोग तुम्हें एक सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिले थे। तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे की जान को भी खतरा था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। उसके लहजे में ऐसा प्यार था कि मेरी आंखों से एकदम से आंसू बहने लगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैंने सिर्फ और सिर्फ धुतकार और नफरत ही देखी थी। मुझे गम सौंप दिया गया, जिसको पीते हुए मुझे लगा कि जिंदगी मेरे मुर्दा जिस्म में दोबारा से लौट रही है। अगले कुछ दिन मैंने इस ओल्ड एज होम में गुजारे और धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक पुरानी सी हवेली थी जिसको एक एनजीओ ने ओल्ड एज होम में बदल दिया था। यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग औरतें रहती थी, जिनको उनकी औलाद ने उन्हें बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, या वो जो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं वहाँ सबसे कम उम्र की थी और मेरी हालत देखकर वहाँ के इंचार्ज ने मुझे वहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि मेरे प्रेग्नेंट होने की वजह से वो मुझे दोबारा सड़क पर फेंकने का हौसला नहीं कर पा रही थी। मैंने भी खुद को हालात पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई छत भी नहीं थी। तबीयत बेहतर होने पर मैंने खुद को कमरे में बंद रखने की जगह वहाँ काम करने का फैसला किया, ताकि मैं उनके एहसान का बदला चुका सकूं और खुद को बिजी रख सकूं। मैं बुजुर्ग औरत के छोटे मोटे काम कर देती थी। कभी किसी के सर में तेल लगा देती
तो कभी किसी को खाना खिला देती और कभी सफाई में स्टाफ की मदद कर देती। उन बूढ़ी माओं की आंखों में जो वीरानी थी मैंने देखी, वो मेरे अपने दुख से कहीं ज्यादा ही गहरी थी। वो सब मुझे आशीर्वाद देती और मेरी कोख में पलने वाले बच्चे को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती। इस माहौल में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलने लगा, जैसे मैं अपने बिछड़े हुए माँ बाप का ख्याल कर रही हूँ। इस बीच मेरी नज़र अक्सर हवेली के खास हिस्से की तरफ भी जाती थी, जो कि बाकी हिस्सों से ज्यादा ही सुकून से भरा था। वहां पर एक कमरा नंबर 5 था, जिसके बारे में स्टाफ की लड़कियां अक्सर बातें करती रहती थी। मुझे पता चला कि इस कमरे में एक बहुत अमीर औरत रहती है, जिनका नाम इशिका जी है। वो इस ओल्ड एज होम की बहुत बड़ी डोनर थी और यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही थी। सुना था कि वो बहुत सख्त व्यवहार और उसूल पसंद औरत हैं और किसी से ज्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करती। उनके बारे में अजीब अजीब सी कहानी भी मशहूर थी कि वो सारा सारा दिन खिड़की के पास बैठकर किसी का इंतजार करती हैं। ये पुरानी तस्वीरों को देखकर रोती रहती हैं। मुझे उनके बारे में सुनकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ और कई सवाल भी दिल में पैदा हुए, लेकिन कभी उनके कमरे की तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। एक रात बहुत बारिश हो रही थी और ठंड की लहर दोबारा से लौट आई थी। एक दिन अचानक ड्यूटी पर मौजूद नर्स की तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। रात के पिछले पहर हॉस्पिटल की इंचार्ज मेरे पास आई और परेशानी की हालत में कहा कि वामिका, तुम एक समझदार और सुलझी हुई लड़की हो। आज रात जरा हमारे स्टाफ की कमी है और कमरा नंबर 5 में इशिका जी की तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं है। उनको वक्त पर दवा देनी है और उनका ख्याल भी रखना है। क्या तुम आज रात उनके पास रुक सकती हो? मैंने फौरन से हामी भर ली कि हाँ, मैं ये कर दूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी उनके एहसान के नीचे दबी हुई थी। मैंने चादर ओढ़ ली और दिल में थोड़ा सा डर लिए हुए कमरा नंबर 5 की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मैंने पहले से उनके गुस्से के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। दरवाजे पर दस्तक देकर मैं अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। वो कमरा किसी ओल्ड एज होम का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी महल का सपना लग रहा था। फर्श पर कीमती ईरानी कालीन बिछी हुई थी, दीवारों पर बहुत प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और फर्नीचर बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा कीमती लकड़ी का बना हुआ था। कमरे के कोने में महंगी खुशबू की महक थी, जो दवाई की बू पर हावी हो गई थी। बेड के सामने रखी एक आरामदेह कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिनकी पीठ मेरी तरफ थी और वो सामने खुली हुई खिड़की से बाहर बरसती हुई बारिश को बड़ी गौर से देख रही थी। उनके सफेद बालों का जूड़ा बहुत अच्छे से बंधा हुआ था और कंधों पर एक भारी सी शॉल रखी हुई थी। मैंने हिम्मत इकट्ठा करके धीरे से उनको नमस्ते किया। नमस्ते अम्मा जी। और उन्होंने मुझे देखा। उनका चेहरा झुर्री से भरा हुआ था, लेकिन इन झुर्री के बीच एक ऐसा खानदानी रौब और हुस्न की खूबसूरती थी जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होंगी। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई और रूखापन था जिसने मुझे एक लम्हे के लिए सहमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा। मेरी चादर और उभरे हुए पेट पर उनकी नज़रें कुछ देर के लिए ठहर गईं। तुम कौन हो? वो नर्स कहाँ पर है? उनकी आवाज़ में एक ऐसा रौब था जो हुक्म लेने वालों को हिलाकर रख देता। मैंने बड़ी इज्जत से उनको जवाब दिया कि वो नर्स की तबीयत कुछ खराब हो गई है। आज रात मैं आपका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। मेरा नाम वामिका है। उन्होंने मुंह बनाते हुए अपना रुख फेर लिया और दोबारा खिड़की की तरफ ही देखने लगी, जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती हो। वो मुझसे मुंह बना रही थी। मैं खामोशी से एक तरफ स्टूल पर बैठ गई और कमरे को देखने लगी। वहां हर चीज सलीके से रखी हुई थी, लेकिन इस सलीके में अजीब सी वीरानी भी चीख रही थी। साइड टेबल पर कुछ पुरानी सी किताबें और उनका सामान रखा हुआ था। कुछ देर बाद उनको खांसी का बहुत तेज दौरा पड़ा। मैं तेजी से उठी और पानी का गिलास लाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से गिलास पकड़ लिया और 2 घूंट पानी पीकर गहरी सांस ली। मैंने आगे बढ़कर उनकी शॉल ठीक की और उनके पांव पर कंबल भी डाल दिया। मेरे हाथ लगाते ही वो चौंक गईं, जैसे उनको किसी इंसान के छूने की आदत ही नहीं रही हो। उन्होंने गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा। इस बार उनकी नज़रों में सख्ती कम और हैरत ज्यादा थी। तुम्हारे हाथ? वो कुछ कहते कहते रुक गईं, फिर संभल कर बोली कि तुम यहाँ पर काम करती हो, शक्ल से तो किसी अच्छे घराने की लगती हो। ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? और ये पहला मौका था कि उन्होंने मुझसे ठीक से कुछ बात की थी और मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में मुझसे सवाल किया था। मैंने नजरें झुका ली और मेरे दिल में छुपा हुआ दर्द फिर से ताज़ा हो गया था।
मैंने तभी कांपती हुई आवाज़ में उनसे कहा कि मेरे हालात ने ही मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया है अम्मा जी। कभी मेरा भी घर हुआ करता था, मेरे माँ-बाप भी थे, इज़्ज़त थी, पर किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। इशिका जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि किस्मत तो सिर्फ़ एक बहाना है बेटी, असल में इंसान को उसके अपने फ़ैसले बर्बाद कर जाते हैं, या फिर वो लोग जिन पर हम अंधा भरोसा कर लेते हैं। उनकी इन बातों में सदियों का तजुर्बा और कड़वाहट घुली हुई लग रही थी। मुझे महसूस हुआ कि शायद वो भी किसी धोखे का शिकार हुई हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से वो शायद अपनी नींदें खो चुकी हैं। उन्होंने फिर मेरे पेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि और इस बच्चे का बाप वो कहाँ है? क्या वो भी तुम्हें छोड़ गया है? ये सवाल मेरे लिए किसी चाकू से वार करने से कम नहीं था। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज पर काबू पाते हुए कहा कि जी, मैंने लव मैरिज की थी, एक अमीर लड़के से। उसने मुझसे वादे किए हुए थे कि वो सारी दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन जब उसके घर वालों ने जायदाद से उसको बेदखल करने की धमकी दी, तो उसका प्यार वहीं पर दम तोड़ गया और वो मुझे इस हाल में ही सड़क पर छोड़कर चला गया। जब मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने दौलत को चुन लिया और मैंने वफा को, लेकिन हार मेरी हुई। मेरी बात सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी हुई घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इशिका जी की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। शायद मेरे शब्दों ने उनके बीते हुए वक्त के किसी बंद दरवाजे को भी खोल दिया था। वो कुछ देर गुमसुम सी बैठी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि मर्द की फितरत में ही बेवफाई है, क्या करा जाए, और औरत की फितरत में बेवकूफ़ी कि वो प्यार के बदले में सब कुछ लुटा देती है और कुछ भी नहीं देखती। मैंने भी सारी उम्र यही कुछ देखा है। दौलत और रुतबे के आगे प्यार की कोई हैसियत नहीं होती। उनके लहजे में अब हमदर्दी की हल्की सी झलक थी। उन्होंने मुझे कुर्सी करीब करने का इशारा किया और कहा कि इधर आओ, मेरे पास बैठो तुम। मैं झुकते हुए उनके पास बैठ गई। वो अब मुझे ज्यादा गौर से देख रही थी। मेरी आंखों में मेरी परेशानी पर, जैसे वो मेरी आंखों में कोई छुपी हुई बात पढ़ने की कोशिश कर रही हों। तुम्हारी आंखें बहुत उदास हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बहुत साल पहले किसी की आंखों में देखी थी। वो खुद से ही बातें करने के अंदाज में बोली थी। फिर अचानक से उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक किस शहर से है और तुम्हारे माँ बाप कौन थे, क्या वो जिंदा है? मैंने बताया कि मैं यहीं पर अहमदाबाद की हूँ, मेरे मम्मी पापा भी दुनिया में नहीं रहे, मैं अनाथ हो गई हूँ। इशिका जी की दिलचस्पी अब बढ़ती जा रही थी। उनका व्यवहार जो पहले सख्त था, अब नरम पड़ता जा रहा था। शायद अकेलापन इंसान को बात करने का बहाना ढूंढने पर मजबूर कर ही देता है। ये शायद कोई अनदेखा रिश्ता उनको अपनी तरफ खींच रहा था। उन्होंने मुझसे और पूछा कि अपने माँ बाप के बारे में बताओ, क्या करते थे वो, उनका क्या काम था? मैंने एक ठंडी आह भरी और बीते हुए वक्त की यादों में खो गई। मेरे पापा, वो दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। चाहे वो गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल शहजादियों की तरह पाला, मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया। कभी उन्होंने मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो एक म्यूजिशियन थे, बहुत ही प्योर और दिल के अच्छे इंसान थे। वो अक्सर वायलिन बजाते रहते थे और उनकी धुन में इतना दर्द होता था कि सुनने वाला भी एकदम से रो पड़ता। वो कहते थे कि ये साज उनके दिल की आवाज़ है, जो उनके दिल से निकलती है। जैसे ही मैंने वायलिन और गाने का जिक्र किया, तो इशिका जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई और वो सीधी होकर बैठ गईं। उनकी सांसों की रफ्तार में हल्की सी तेजी आ गई। म्यूजिशियन? उन्होंने एकदम से मेरी बात को दोहराया। क्या नाम था उनका? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि उनका नाम तनिष था। नाम सुनते ही इशिका जी हैरान रह गईं। उनका हाथ जो कुर्सी के हत्थे पर रखा हुआ था, वो सफेद पड़ गया। उन्होंने जोर से उसको खींच लिया, पर उन हालात पर फौरन से काबू पाने की कोशिश की। कमरे का माहौल अब भारी हो गया था। एक ऐसा राज जो सालों से दबा हुआ था, इस कमरे की हवा में टहलने लगा, लेकिन मैं उससे अनजान थी। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि पापा हमेशा उदासी रहते थे। वो कहते थे कि उनकी जिंदगी में एक बेचैनी है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे कभी खुलकर कोई बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता था कि वो किसी की याद में खोए रहते हैं। इशिका जी की आंखें अब नम हो रही थी, लेकिन वो चेहरा मोड़ कर अपने आंसू छुपा रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वही तनिष है जिसका वो सोच रही हैं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। उन्होंने अपने सूखे हुए होठों पर जुबान फेरते हुए अपनी आवाज को कांपने से रोकते हुए
मुझसे वो सवाल कर लिया जो अब उनके बाकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर गहरी और कुछ डरावनी नजरों से देखते हुए पूछा कि और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप ने किससे शादी की थी और तुम्हारे दादा का क्या नाम था? मेरे होठों से निकलने वाले शब्द जैसे ही माहौल में गूंजे और मैंने अपने दादा का नाम अविराज और अपनी मम्मी का नाम दिशा बताया तो कमरे में मौजूद खामोशी खत्म हो गई। इशिका जी का चेहरा पहले ही लाल हो रहा था, अब बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और सांस सीने में ही अटक कर रह गई। वो मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे कि मैं कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि उनके बीते वक्त का कोई भूत हूँ जो मरने के बाद भी सामने आकर खड़ा हो गया। उनके कांपते हुए होठ कुछ कहना चाह रहे थे, पर आवाज उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैं उनकी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गई और मैं अपनी जगह से उठकर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। अम्मा जी, क्या हुआ है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मेरी आवाज में डर था, मेरे इस एहसास ने जिसने उन्हें किसी गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। उन्होंने एक झटके से गहरी सांस ली और अपनी आंखों को नीचे किया। उनकी आंखों के कोने से दो मोटे आंसू निकलकर उनके झुर्री वाले गालों पर बहकर निकले थे। उन्होंने सर को ना में हिलाया और मुश्किल से अपना हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। वो अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा और दादा के नाम में ऐसी क्या ही बात थी जिसने उस मजबूत औरत को ऐसे तोड़कर रख दिया। कुछ देर तक वो अपनी आंखें बंद किए हुए सर को कुर्सी की पीठ से टिकाए हुए गहरी सांस लेती रहीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें अजीब सी वीरानी और साथ ही एक ममता उमड़ आई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसको अपने माथे से लगा लिया। ये हरकत इतना अनएक्सपेक्टेड और जज्बाती थी कि मैं हैरान हो गई। नहीं बेटी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पुरानी यादें हैं जो कभी कभी दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर इंसान को बेजान कर देती हैं। तुम अविराज जी की पोती हो और तनिष्क की बेटी हो। वो इन नाम को ऐसे बोल रही थी कि जैसे कोई पवित्र चीज का नाम ले रहा हो। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द और अपनापन था कि मेरा दिल भी भर आया। जी, पर आप उनको कैसे जानती हैं? आपके नाम लेने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ये नाम पहले से जानती हैं। मैंने दोबारा से ही ये सवाल दोहरा लिया जो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। इशिका जी ने मेरी आंखों में झांकते हुए एक उदास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि अहमदाबाद बहुत छोटा शहर है वामिका, और पुराने ज़माने में सब एक दूसरे को जानते थे। मैं तुम्हारे दादा की बहुत इज्जत करती थी और तुम्हारे पापा के हुनर की कदर करती थी। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा ख़ानदान मेरे लिए अजनबी नहीं है। मैं अच्छे से जानती थी। उन्होंने सच को बड़ी खूबसूरती से छुपा लिया था, पर उनका ये व्यवहार बता रहा था कि मामला सिर्फ जान पहचान तक का नहीं था, बल्कि इससे कहीं गहरा है। उस रात के बाद मेरी और इशिका जी की जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। वो औरत जो अपने कमरे से बाहर ही निकलना पसंद नहीं करती थी, जो अपने अकेलेपन को ओढ़कर सोती थी, अचानक उसके जीने का मकसद बदल गया। अगले हफ्ते ही उन्होंने ओल्ड एज होम के इंचार्ज को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि वामिका आज से आम नौकरानी या यहाँ रहने वालों में से नहीं है। ये मेरी बेटी की तरह है। इसका बिस्तर मेरे कमरे में ही लगेगा और इसकी खुराक और दवाइयों का खास ख्याल रखा जाएगा। उसके सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। इंचार्ज और बाकी के स्टाफ का हैरत से मुंह खुला हुआ मुझे देखता रह गया, क्योंकि इशिका जी ने आज तक किसी के साथ इतनी हमदर्दी नहीं दिखाई थी। मेरे लिए ये सब किसी सपने से कम भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरे सब्र का फल मुझे दे दिया। मैंने उनके फैसले पर कुछ कहना चाहा कि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर दिया और कहा कि तुम बोझ नहीं हो वामिका बेटी, तुम तो मेरा वो सुकून हो जिसकी तलाश में मैंने सारी उम्र को गंवा दिया। मुझे कुछ करने का मौका दो। अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं, बल्कि तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। मैं उनके कमरे में शिफ्ट हो गई और वो कमरा जो कभी खामोशी और उदासी का ठिकाना था, अब वहाँ जिंदगी की चहल पहल शुरू हो गई थी। इशिका जी ने मेरे लिए नए कपड़े मंगवाए, मेरे लिए सूखे मेवे, फल और ताकत की सब दवाइयाँ मंगवाईं। वो सारा दिन मुझे अपने पास बिठाए हुए रखती और मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाती। वो मेरे पेट पर हाथ रखकर घंटों कुछ सोचती रहती और उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट और कभी गहरा पछतावा आ जाता। वो अक्सर मुझसे मेरे पापा के बारे में पूछती कि तनिष्क को कौन सा रंग पसंद था, वो खाने में क्या पसंद करते थे,
क्या वो कभी मेरी मतलब पुराने वक्त की बातें करते थे? मैं उनको बताती कि पापा को नीला रंग बहुत ज्यादा पसंद था और बारिश के दिनों में वो वायलिन लेकर छत पर बैठ जाते और घंटों एक ही उदास धुन को बजाते रहते थे। मैंने उनको बताया कि पापा अक्सर कहते थे कि इंसान को माफ करना सीखना चाहिए क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। जब मैंने इन्हें ये बात बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, क्या सच में वो ऐसा कहते थे? क्या उसका दिल इतना बड़ा था? काश, काश मैं उससे ये बात खुद सुन सकती। मुझे उनकी ये बात सुनकर समझ नहीं आया था, लेकिन मैं उनके आंसू साफ करती और उनको तसल्ली देती। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा और उनका रिश्ता माँ बेटी से भी ज्यादा गहरा होता गया था। मैं उनका ख्याल रखती, उनके पाँव दबाती, उनको वक्त पर दवा देती और वो मुझे अपने आशीर्वाद और प्यार में रखती। मुझे महसूस होता कि वो अपनी दौलत से ज्यादा मुझे अहमियत देती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके पति, जिसका नाम उन्होंने कभी मेरे सामने नहीं लिया, बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके साथ वो कभी खुश नहीं रह सकी। उन्होंने कहा कि दौलत इंसान को सहूलत तो दे सकती है वामिका, लेकिन सुकून कभी नहीं। मैंने सुकून खरीदने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बदले में अपनी नींद बेच दी। उनकी बातें हमेशा ही पहेलियों की जैसी होती थी। एक शाम जब मैं उनके सर में तेल लगा रही थी तो उन्होंने चौंक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर तुमको कभी पता चले कि किसी ने तुम्हारे अपनों के साथ बहुत बुरा किया है तो तुम क्या उसको माफ कर दोगी? मैंने सोचकर जवाब दिया कि पापा कहते थे कि माफ करने वाले को ऊपर वाला बहुत पसंद करता है। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ चूम लिया और कहा कि तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। वही नरमी, वही रहम दिली। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। इन महीने में इशिका जी की सेहत तेजी से गिरने लगी थी। शायद उनके अंदर की ताकत और बीते हुए वक्त का बोझ उनको खोखला कर रहा था। डॉक्टर आते, उनका चेकअप करते और सर हिलाकर चले जाते। वो कहते कि उनके दिल के वॉल सिकुड़ रहे हैं और अब उनके पास वक्त भी बहुत कम है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती। मैंने अभी तो एक सहारा पाया था। मैं उनको खोना नहीं चाहती थी। मैं रातों को उठ उठकर उनकी सांस चेक करती, उनके लिए प्रार्थना मांगती। इशिका जी मेरी सेवा देखते हुए मुस्कुराती और कहती कि अरे पगली, जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। मुझे तो खुशी है कि मैं तुम्हारे हाथों में जान दूंगी। कम से कम अपना तो कोई है। मेरे पास ये शब्द अपना, इस पर वो बहुत जोर देती। जैसे जैसे उनका वक्त करीब आ रहा था, उनको बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो बार बार अपने वकील को फोन करती और किसी कागज के बारे में पूछती रहती। वो कहती कि मुझे सुकून तभी मिलेगा जब मैं वो अमानत उसके हकदार तक पहुंचा दूंगी। मैं समझती कि शायद वो किसी एनजीओ वगैरह को रकम देना चाहती हैं। अब ठंड का मौसम खत्म हो रहा था और अब इशिका जी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। वो अब बिस्तर से उठने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं उनको चम्मच से खिलाती और वो बच्चों की तरह मुंह खोल देती। उनकी आंखों की रोशनी भी धुंधलाने लगी, लेकिन जब भी मैं उनके पास आती तो वो मुझे पहचान लेती। एक रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। सांस उखड़ने लगी और सीने में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा। मैंने डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल की। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया और मुझे बाहर ले जाकर कहा कि वामिका, इनका वक्त पूरा हो गया। अब दवा नहीं बेटा, प्रार्थना की जरूरत है। ये आज की रात मुश्किल से निकाल पाएंगी। ये सुनकर मुझे लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मैं रोती हुई उनके कमरे में वापस आई। उनकी आंखें नम थी और छत देख रही थी। मुझे देखकर उन्होंने हाथ हिलाया। मैं भागकर उनके पास गई, उनके सिरहाने बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ अपने कमजोर और ठंडे हाथों में ले लिया। उनकी गिरफ्त में अभी भी एक अजीब सी ताकत थी। रो मत बेटा, मेरी बच्ची। उनकी आवाज बहुत ज्यादा हल्की और टूटती हुई थी। मौत मौत तो एक मौत तो एक हकीकत है। मैं तो कब की मर चुकी थी। आज तो बस आत्मा शरीर से निकलने वाली है। मैंने हिचकियों के बीच कहा कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उन्होंने मेरी आंखों से आंसू साफ किए और कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा साया हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा वामिका। मेरी एक बात अब गौर से सुनो। उन्होंने पूरी ताकत जमा की और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जुर्म को करने और माफी की एक ऐसी दास्तान दिख रही थी जो अभी तक अनकही थी। मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैंने लालच में आकर हीरा ठुकरा दिया और पत्थर चुन लिए। मैंने एक सच्चे प्यार का कत्ल किया था। मैं सारी उम्र इस जुर्म की आग में जलती रही हूँ। तुम्हारे पापा तनिष, उनका सांस फूलने लगा।
मैंने उनको रोकना चाहा था कि आप अभी बातें मत करिए, आपकी सांस फूल रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो तब आराम से बात कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सर को ना में हिलाया। नहीं, मुझे बोलने दो बेटा, मेरे पास और वक्त नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी वसीयत लिख दी है। वकील साहब कल आएंगे, जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उसको मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर अपना लेना, और हो सके तो इस बदनसीब औरत को माफ कर देना बेटा, जिसने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उस वक्त उनकी बात का असली मतलब नहीं समझ सकी थी। मैं समझी कि शायद वो अपनी जवानी की किसी गलती का जिक्र कर रही हैं जो किसी और के साथ हुई होगी। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया, ऊपर वाला भी आपको माफ करेगा। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे इतना सहारा दिया, मेरा इतना ख्याल करा। मेरे ये शब्द सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली फैल गई थी, जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उनके सीने से उतर गया हो। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से आखिरी बार मेरा चेहरा देखा। शायद इस चेहरे में उनको अपना खोया हुआ प्यार, अपना बीता हुआ वक्त और अपनी नस्ल नजर आ रही थी। उन्होंने एकदम से आंखें बंद कर ली और धीरे से कुछ कहा कि तनिष, मैं आ रही हूँ। ये शब्द इतनी हल्की आवाज से निकले थे कि मैं मुश्किल से ही सुन पाई थी। उनके साथ ही उनकी गर्दन मेरे हाथ पर ढीली पड़ गई। उनकी आंखें पत्थर की हो गईं और गर्दन मेरी तरफ ढुलक गई। कमरे में मौजूद मशीन की लंबी बीप ने ऐलान कर दिया कि वो औरत जो करोड़ों की मालकिन थी, लेकिन जज्बाती तौर पर कंगाल, इस दुनिया से विदा हो गई थी। मैंने उनके सीने पर सर रखकर चीख मार दी। मेरी आवाज इस हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजी। बाहर आसमान पर बादल जोर से गरज गए थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कुदरत भी इस अधूरे प्यार और पछतावे की मौत पर रो रही हो। ओल्ड एज होम का स्टाफ भागता हुआ आया, लेकिन अब वहां पर करने को कुछ भी नहीं था सिवाय रोने के। मैं वहीं उनके बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गई। उनका हाथ अभी भी मेरे हाथ में ही था, लेकिन अब उसमें वो जान नहीं बची थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने आज दोबारा से अपने माँ बाप को खो दिया। मैं दोबारा से अनाथ हो गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि कल सुबह सूरज निकलेगा तो मेरे लिए एक नए इम्तिहान को लेकर आएगा। मुझे नहीं पता था कि जिस औरत के लिए मैं इतना ज़्यादा रो रही हूँ, वही औरत मेरे बीते हुए वक्त के इतने दुख की जिम्मेदार थी, पर अब मेरे फ्यूचर की बुनियाद भी बन गई थी। उस वक्त तो बस दुख था और अंधेरा था, एक ऐसी खामोशी थी जो मेरे वजूद को निगलती जा रही थी। इशिका जी अपने राज अपने सीने में ही लेकर जा चुकी थी, लेकिन वो कागज का एक गट्ठा पीछे छोड़ गई थी, जो कि मेरी जिंदगी में भूचाल लाने वाला था। उस रात मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा। मौत के बाद उनके चेहरे से वो सख्ती और टेंशन खत्म हो गई थी। वो बहुत ज्यादा सुकून से लग रही थी, जैसे एक लंबी थकान के बाद वो सो गई हों। बहुत ज्यादा सुकून की नींद। मैंने उनके माथे को चूम लिया और वहीं उनके कदमों में सर रखकर लेट गई। मुझे पता नहीं था कि आने वाला कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। अभी तो मैं सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसने अपने साथ देने वाली औरत को खो दिया था, और वो जो दरअसल मेरी अपनी दादी की जगह थी, मेरी सगी होने वाली दादी, अगर लालच के बीच में नहीं आती। मगर ये सच्चाई अभी पर्दे में थी और उस पर्दे के उठने में बस कुछ ही घंटे की देर बाकी थी, जब वकील साहब लिफाफा लेकर आने वाले थे, जिसमें मेरी तकदीर और इशिका जी का कुछ कन्फेशन लिखा हुआ था। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अंदर मेरे दिल का मौसम हमेशा के लिए बदल चुका था। इशिका जी का सफ़र ख़त्म हो गया, पर मेरा सफ़र तो शायद अब शुरू हुआ था। वो सफ़र जो सच्चाई की कठिन राहों में गुजरकर मुझे मेरी असली पहचान तक लेकर जाने वाला था। लेकिन इस वक्त कमरे में सिर्फ मौत का सन्नाटा और मेरी सिसकियों की आवाज़ बाकी रह गई थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो इसकी किरणों में वो तपिश और रोशनी बाकी नहीं थी जो आम दिनों में उसका हिस्सा होती है, बल्कि माहौल में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे कुदरत भी उनके मरने पर खामोश हो और ओल्ड एज होम की हर दीवार और हर पेड़ पर वीरानी छाई हुई थी। रात भर की मूसलाधार बारिश अब रुक चुकी थी, पर हर चीज अभी भी गीली और नम थी। मैं सारी रात इशिका जी की लाश के पास बैठी रही। मेरी आंखों में आंसू सूख गए थे और मैं एक पत्थर की मूरत बनी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं दोबारा से अनाथ हो गई हूँ। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई तो लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे हैरत हुई कि वो औरत जो यहाँ पर इतना अकेली रहती थी, उनके अंतिम संस्कार में शहर की बड़ी बड़ी हस्ती, बिजनेस टाइकून और सरकारी ऑफिसर सभी शामिल हो रहे थे।
ये सब उनकी दौलत और रुतबे का ही असर था, लेकिन उन सब के चेहरों पर वो दुख नहीं था जो कि मेरे दिल में था। वो सब फॉर्मेलिटी के तौर के लिए आए थे। अंतिम संस्कार के बाद जब हम वापस ओल्ड एज होम पहुंचे, तो वहां का माहौल कुछ भारी सा हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी कोने में छुपकर रोने लगूं, पर अभी कुदरत ने मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। दोपहर के वक्त एक काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी ओल्ड एज होम के गेट से अंदर आई। उसमें एक तकरीबन 50 साल तक का आदमी नीचे उतरा, जिन्होंने काला पैंट कोट पहन रखा था और हाथ में एक लेदर का ब्रीफकेस था। ये इशिका जी के खानदानी वकील और एडवोकेट आर्यन थे। उनके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था। वो सीधे इंचार्ज के ऑफिस में गए और थोड़ी देर के बाद मुझे वहां पर बुलाया गया। जब मैं ऑफिस में दाखिल हुई तो वकील साहब ने मुझे गौर से देखा। उनकी नज़रों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो मुझे पहले से जानते हों या फिर मेरा इंतजार कर रहे हों। कमरे में इंचार्ज औरत भी मौजूद थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वकील साहब ने इशारा किया और मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मुझे लगा कि शायद मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ रहने वाली वो नहीं रही। एडवोकेट आर्यन ने बात शुरू कर दी। वामिका जी, मैं इशिका जी का कानूनी सलाहकार और उनका पुराना खानदानी दोस्त हूँ। पिछले 30 सालों से मैं उनके सब कानूनी मामलात को देखता आ रहा हूँ, लेकिन जो वसीयत और जो जिम्मेदारी वो मुझे कल रात सौंप कर गई, ऐसी मिसाल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। उन्होंने ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक मोहर लगा हुआ बंद लिफाफा और एक नीली रंग वाली फाइल निकाली, और कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ कागज के उलटने पलटने की आवाज आ रही थी। इशिका जी एक बहुत ज्यादा अमीर औरत थी। उनके पति की डेथ 20 साल पहले हो गई थी और वो बे औलाद थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी जायदाद में डिफेंस के 2 बंगले, एक कमर्शियल प्लाट, 3 फैक्ट्री के शेयर्स और बैंक में करोड़ों रुपए का कैश शामिल है। उसके अलावा उनका खानदानी जेवर जो कई नस्लों से चला आ रहा है, उसकी मिल्कियत अलग है। मैं हैरत से सब कुछ सुन रही थी। वो ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इस दौलत के अंबार से क्या लेना देना? भला मैं तो एक बेघर लड़की थी जिसको उन्होंने रहने के लिए जगह दी थी। वकील साहब ने एक लम्हे को रुककर मेरी तरफ मेरी आंखों में देखते हुए वो बम फोड़ा, जिसकी गूंज मेरी बाकी जिंदगी में सुनाई देने वाली थी। वामिका जी, इशिका जी ने अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी ये सब जायदाद, बैंक बैलेंस और जेवर आपके और आपके पेट में पलने वाले बच्चे के नाम कर दिया है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इंचार्ज औरत के मुंह से एकदम से चीख निकल गई और वो हैरत से मुंह पर हाथ रखकर रह गई। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये भला कैसे हो सकता है? मैं तो उनके लिए एक अजनबी औरत थी, एक नौकर थी। वो मुझे इतनी बड़ी दौलत भला क्यों देकर गई? नहीं, ये सब गलत है। मैं ये नहीं रख सकती। मेरा दिमाग चक्कर खाकर रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई किसी अजनबी पर इतना मेहरबान भला कैसे हो सकता है। वकील साहब ने मुझे बैठने का इशारा किया और कहा कि बैठ जाइए बेटी। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, ये सोच समझकर किया गया फैसला था, और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक ऐसा राज है जो कि इशिका जी ने मरते दम तक छुपाए रखा, लेकिन अब वो चाहती थी कि आपको सब कुछ सच पता चल जाए। उन्होंने वो मोहर लगा हुआ बंद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया, जिस पर कांपते हुए हाथों से मेरा नाम लिखा हुआ था। ये खत उन्होंने ही मुझे दिया था और कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ेंगी। इसमें आपके हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा लिया और उसको खोलते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अंदर से खुशबू वाला कागज भी निकला, जिस पर आंसुओं के धब्बे थे। ये इशिका जी की आखिरी बातें थी जो वो मुझसे करना चाहती थी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मैं वो सब पढ़ती जा रही थी, मेरे अंदर कुछ टूटता जा रहा था और बीते हुए वक्त का एक दर्दनाक मंजर मेरी आंखों के सामने रोशन होता गया। मेरी प्यारी वामिका, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब यही है कि मैं अपने गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से जा चुकी हूँ। तुम यकीनन हैरान होगी कि मैंने अपनी जिंदगी भर की सब कमाई एक ऐसी लड़की के नाम क्यों कर दी जिसको मैं सिर्फ कुछ महीनों से जानती थी। पर सच तो ये है कि वामिका, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम अपने बाप की आंखों में एक सपने की तरह बसती थी। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारे पापा तनिष्क को कैसे जानती हूँ, तो सुनो, मैं ही वो बदकिस्मत औरत हूँ जो तुम्हारे बाप की पहले मंगेतर थी। हम बचपन में खेल कूद कर साथ में बड़े हुए थे। तुम्हारे पापा का बचपन का प्यार थी,
मैं ही वो औरत थी जिसके साथ उसने बचपन में गुड्डे गुड़ियों की शादी भी रचाई थी और जवानी में जीने मरने की कसम खाई थी। हम एक दूसरे की आत्मा का हिस्सा हुआ करते थे। तनिष सिर्फ मेरा मंगेतर नहीं, वो मेरी खुद दुनिया था। पर फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, दौलत का इम्तिहान। मेरे मम्मी पापा ने मुझे डराया कि तनिष तो एक गरीब म्यूजिशियन है, वो तुम्हें सारी जिंदगी भूखा मार देगा, वो तुम्हें कभी भी वो सहूलत नहीं दे सकेगा जो एक खूबसूरत लड़की का हक होता है। वैसे था तो ये कड़वा सच, जिसको मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसा चाहिए। और उस वक्त तनिष का कोई अपना कारोबार, कोई जिंदगी का मकसद कुछ भी नहीं था। इसी बीच मेरे लिए एक बहुत बड़े अमीर सेठ का रिश्ता आया था। उसकी दौलत की चमक ने मेरी आंखों को झुंझला दिया। मैं कच्ची उम्र की थी और सहूलतों की बहुत ज्यादा भूखी थी। मैंने तनिष के प्यार को, उसकी वफा को और उसके आंसुओं को ठुकरा दिया। मुझे आज भी याद है कि वो बारिश की रात, जब मैंने उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था, उसको कहा था कि मैं गरीबी की जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। वो मेरी बातों से रोया नहीं था, बस उसने अपनी वो वायलिन तोड़ दी थी जो उसको जान से भी ज्यादा प्यारी थी, और कहा था, लेकिन इशिका याद रखना, सुकून महलों में नहीं मिलता, सुकून प्यार में होता है। मैंने उसकी बात को दीवाने की बातें समझा और उसको छोड़कर चली आई थी। मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मेरे पास दुनिया की हर एक सहूलत आ गई, बड़ी गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर, सब कुछ। पर तनिष की बद्दुआ या शायद उसकी टूटी हुई मोहब्बत की आह मेरे साथ चली आई थी। मैंने जिस सुकून के लिए उसको छोड़ दिया था, वो सुकून ही मुझसे हमेशा के लिए रूठ गया। मेरा पति एक अय्याश और जालिम इंसान निकला। इसके लिए मैं सिर्फ एक सजावट की गुड़िया ही थी, और सबसे बड़ी सजा मुझे कुदरत ने दी कि मेरी गोद हमेशा के लिए ही वीरान कर दी गई। मैं औलाद के लिए तरसती रही, बहुत ज्यादा मन्नतें मांगी, डॉक्टर के चक्कर भी लगाए, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे नसीब में ममता नहीं लिखी थी। शायद इस बात की सजा थी कि मैंने सच्चे प्यार का कत्ल कर दिया। मैंने कई बार कोशिश की थी कि मैं तनिष से माफी मांग लूं, उसकी मदद कर दूं, लेकिन मुझे पता चला कि उसने मुझसे नफरत में अपना शहर छोड़ दिया और कहीं और रहने लगा। मैंने अपने जासूसों के जरिए उसका पता भी लगवाया तो पता चला कि वो बहुत लाचारी की हालत में अहमदाबाद में रह रहा है और उसने शादी कर ली। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके सामने जाऊं। फिर कुछ साल बाद खबर मिली कि वो गरीबी और बीमारी से लड़ते लड़ते ही मर गया। उस दिन मैं पहली बार जी भर के रोई थी। मुझे लगा कि अब मैं कभी माफी नहीं मांग सकूंगी। मैं अपनी दौलत के अंबार पर बैठी हुई सांप की तरह पहरा देती रही, लेकिन अंदर से खोखली हो गई थी। फिर उस रात जब ओल्ड एज होम की वैन तुम्हें बेहोशी की हालत में लेकर आई और मैंने तुम्हें देखा, तो मेरा दिल जोर से धड़क गया था। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही तनिष जैसी थीं, वही दर्द, वही मासूमियत। और जब तुमने मुझे बताया कि तुम तनिष की बेटी हो और वो वायलिन बजाता था, वो एक म्यूजिशियन था, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मुझे माफी का एक आखिरी मौका दे दिया। वामिका मेरी बच्ची, ये जायदाद, ये दौलत, ये सब कुछ असल में तुम्हारा ही हक है। ये वो कीमत है जो तुम्हारे बाप ने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर दी थी। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली थी, इसलिए मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई उसकी बेटी को लौटा रही हूँ। ये कोई एहसान नहीं है, ये कर्ज है। ये अपनी गलती को सुधारने का एक सुनहरा मौका है। मुझे मालूम है कि दौलत से तुम्हारे बाप वापस तो नहीं आ सकते बेटा। तुम्हारा बचपन जो गरीबी में गुजरा, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन शायद इस दौलत से तुम्हारे आने वाले बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। शायद इस तरह से तनिष की आत्मा को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि उसकी बेटी अब सड़कों पर नहीं फिरेगी। मैंने तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी दादी बनने के लायक तो नहीं थी, पर मैंने आखिरी वक्त में तुम्हें अपनी पोती ही समझा। इस खूनी रिश्ते को अपना लेना बेटी, जो मैंने लालच की भेंट चढ़ा दिया था। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना और उसको बताना कि प्यार में दौलत से बड़ी ताकत होती है। अलविदा, तुम्हारी गुनहगार इशिका। खत खत्म हुआ तो मेरे आंसू कागज पर ही टपक रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे वक्त रुक गया हो। मेरे अंदर जज्बात का एक तूफान उठने लगा था। गुस्सा, नफरत, प्यार, रहम और सदमा सब एक साथ ही हमला करने लगे थे। एक पल के लिए मुझे बहुत ज्यादा नफरत महसूस हुई, और उस औरत से जिसने मेरे पापा को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमने सारी जिंदगी गरीबी देखी थी। अगर ये औरत मेरे पापा को नहीं छोड़ती तो शायद आज वो जिंदा होते, शायद मेरा बचपन अलग होता। मेरा दिल चाहा कि मैं इस वसीयत को फाड़ कर फेंक दूं और चीख कर कहूं
कि मुझे तुम्हारी ये दौलत नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद मेरे बाप की लाश पर रखी गई है। मैं वकील के सामने खड़ी हो गई थी और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने कहा कि बेटी, गुस्सा करना तुम्हारा हक है, पर ठंडे दिल से सोचो कि ऊपर वाले ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपनी नस्ल की तकदीर बदल सको। इशिका जी ने तुमसे माफ़ी मांगी है, और वैसे भी माफ़ करने वाला तो ऊपर वाले को बहुत प्यारा होता है। उन्होंने अपनी गलती मान ली और अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया। क्या तुम्हारे पापा होते तो वो उनको माफ़ नहीं करते? वकील की इस बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। पापा होते तो ज़रूर माफ़ कर देते। पापा के वो शब्द मेरे कानों में गूंज गए थे जो उन्होंने मरते वक्त भी मुझसे कहे थे कि वामिका, दिल में नफरत का बोझ लेकर मत जीना, कोई माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना। मेरा गुस्सा आंसुओं में बह गया। मैं कुर्सी पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये दौलत मेरे लिए खुशी का कारण नहीं थी, बल्कि मेरे बाप के दुख की भरपाई थी। मैंने उस खत को अपने सीने से लगा लिया। मुझे एहसास हुआ कि वो भी कितनी बड़ी तकलीफ में थी। उन्होंने महलों में रहकर भी कांटों पर जिंदगी गुजारी थी। वो मुजरिम थी, लेकिन वो बेकसूर भी थी, अपनी ही हवस की, और आखिरकार वो मेरी अपनी थी। मेरे पापा की मंगेतर, पापा का प्यार। वकील साहब ने मुझे पानी पिलाया और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए कागज आगे बढ़ाया। मैंने कांपते हुए हाथों से उन कागज पर साइन कर दिए। उन साइन के साथ ही मैं वामिका, जो कल तक सड़कों पर भीख मांगती थी, अब करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन गई थी। पर मैं जानती थी कि ये दौलत मेरे लिए नहीं, मेरे पेट में पलने वाले इस मासूम से बच्चे के लिए है, जिसको मैं वो सब कुछ दूंगी जो मुझे नहीं मिल सका। वकील साहब ने मुझे बताया कि इशिका जी ने वसीयत में ये भी लिखा है कि उनके जायदाद में एक खास सेट भी है जो उन्होंने अपनी और तनिष की शादी के लिए बनवाया था, पर पहन नहीं सकी। वो चाहती थी कि वो सेट मैं अपने पास रखूं। इंचार्ज ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए मुझे मुबारकबाद दी, पर मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बस एक भारी सी जिम्मेदारी का एहसास था। कार्यवाही पूरी होने के बाद वकील साहब तो चले गए और मैं अकेली कमरे में बैठी रही और खिड़की से बाहर आसमान को देखती रही। बारिश के बाद आसमान अब साफ हो गया था और एक हल्की सी रोशनी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखते अपने बेटे से कहा कि बेटा, कि तुम्हें गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असली दौलत इंसान का किरदार और प्यार होती है। वो सबक जो इशिका जी ने मरते वक्त सीखा, मैं तुम्हें जिंदगी की शुरुआत में ही सिखाऊंगी। कुछ दिन के बाद मैं इशिका जी के बंगले में शिफ्ट हो गई थी। वो बंगला जो अब मेरा था, वहाँ के पुराने नौकर ने मुझे अपनी नई मालकिन के तौर पर वेलकम किया। मैं सबसे पहले उनके कमरे में गई। वहाँ दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उस तस्वीर को उतारा और वहाँ अपने पापा की तस्वीर लगा दी। फिर मैंने उनकी तस्वीर को पापा की तस्वीर के साथ टेबल पर रख दिया। दोनों बिछड़े हुए प्यार करने वाले अब एक साथ हैं। कम से कम तस्वीरों में तो साथ हैं। मैं अक्सर सोचती कि तकदीर के खेल कितने ज़्यादा अजीब होते हैं। एक औरत ने गरीबी से डरकर प्यार को ठुकरा दिया और इस प्यार की निशानी को उसी दौलत की वारिस बनकर मिला। दौलत घूम फिरकर वहीं पर आ गई जहां उसको होना चाहिए था। लेकिन इस सफ़र में दो जिंदगियां राख हो गईं। मैं अब पापा और ऋषिका जी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करती रहती हूँ। शायद वो दोनों ऊपर से देखकर खुश होते होंगे। मैंने इशिका जी को माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माफ़ कर देना, उससे इंसान का अपना दिल हल्का हो जाता है। अब मैं ओल्ड एज होम की सबसे बड़ी डोनर हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और किसी के अकेलेपन में मरे या फिर कोई और वामिका सड़कों पर फिरे। यही मेरा आखिरी काम है और यही मेरी विरासत। कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत अब हुई थी। ऐसी शुरुआत जिसमें दुख तो थे, पर अब उम्मीद की रोशनी भी थी। और सबसे बढ़कर अब मेरे पास एक पहचान थी। मैं अब भिखारन नहीं थी। मैं तनिष्क की बेटी और ऋषिका जी की पोती थी, और मैं अपने बेटे को वक्त के जख्मों को अपनी ताकत बनाकर जीने का हुनर सिखा चुकी थी। और मैं अपने बेटे को वक्त के जख्मों को अपनी ताकत बनाकर जीने का हुनर सीख चुकी थी। वकील साहब के जाने के बाद भी ओल्ड एज होम और फिर बंगले की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी छाई रही, जैसे हर चीज मुझे देखकर पूछ रही हो कि अब क्या, अब क्या होगा। दौलत आ जाने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती, ये बात मुझे समझ आ गई थी। इशिका जी की मौत के ठीक 7वें दिन पहली दस्तक हुई। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, हाथ में पापा की पुरानी तस्वीर थी। तभी गेट पर गाड़ियों की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी बड़ी गाड़ियां, काले शीशे, चमचमाता लोहा और उनके साथ उतरा हुआ घमंड। पुराने नौकर भागते हुए आए और बताया, मालकिन,
कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मालकिन, ये शब्द अब भी मेरे कानों में अजनबी लगता था। मैंने दुपट्टा ठीक किया और दिल को मजबूत करके बाहर आई। सामने 4 लोग खड़े हुए थे। एक अधेड़ उम्र की औरत भारी गहनों में लदी हुई, जिसकी आंखों में दुख नहीं सिर्फ हिसाब था। 2 मर्द महंगे सूट में, जिनके चेहरे पर मुस्कान कम और घमंड ज्यादा था। और चौथा एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें मुझे शुरू से गलत लग रही थी। तो आप है वामिका? एक औरत ने ऐसे पूछा जैसे मेरा नाम नहीं कोई गलती बोल रही हो। जी, मैंने कहा, मैं ही हूँ। तो वो हंसी। कमाल है, इशिका ने तो हमें बताया ही नहीं था कि उन्होंने ओल्ड एज होम से किसी लड़की को गोद ले लिया। उसके शब्दों में गोद लेने की बात नहीं, सौदा झलक रहा था। मैं समझ गई, ये लोग शोक मनाने नहीं आए थे, ये लोग अपना हिस्सा लेने आए थे। अंदर बैठते ही बात शुरू हो गई। देखिए, एक मर्द ने फाइल खोलते हुए कहा कि हम इशिका के इन लॉज में से हैं और बिजनेस में पार्टनर भी रहे हैं। ये जायदाद यूं किसी अनाथ लड़की को दे दी जाए, ये कानूनन सही नहीं है। तभी मेरे पेट में हल्की सी हलचल हुई। मैंने अनजाने में पेट पर हाथ रख लिया। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। मैं तनिष्क की बेटी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। वही नाम जिसने उनकी नींदें उड़ानी थी, तनिष्क। दूसरे आदमी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अरे वही गरीब म्यूजिशियन। मेरे सब्र की आखिरी डोर टूटने लगी। वही रिश्ता, मैंने कहा, जो आप लोगों का कभी नहीं था, दिल का रिश्ता। उन लोगों ने काफी बात की। फिर उनके जाने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये बंगला, ये दौलत, ये नाम सब मुझे बचाने के लिए नहीं, घेरने वाले हैं। उसी शाम वकील आर्यन का फोन आया। बेटी, उनकी आवाज में चिंता थी। मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा। उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। तो क्या क्या वो सब मुझसे छीन लेंगे? अगर तुम डर गईं तो हाँ, शायद वो कामयाब हो जाए। उन्होंने साफ कहा, कानून कागज देखता है, लेकिन जज इंसान होता है। तुम्हें सिर्फ वारिस नहीं, हकदार बनने के लिए खड़ा होना होगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। पापा का चेहरा आंखों के सामने था। उनकी टूटी वायलिन, इशिका जी की कांपती उंगलियां और मेरे पेट में पलता हुआ वो मासूम जिसके लिए ये लड़ाई सिर्फ दौलत की नहीं, उसके फ्यूचर की थी। अगले दिन पहली बार मैं खुद कोर्ट गई। साधारण साड़ी पहनी, बिना किसी गहने के। मैं नहीं चाहती थी कोई ये कहे कि मैंने दौलत का दिखावा किया। कोर्ट रूम में जब जज ने मुझसे पूछा कि आप इतनी बड़ी जायदाद क्यों लेना चाहती हैं, मैंने सीधा जवाब दिया कि मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये साबित हो जाएगा कि गरीब इंसान अपना हक संभालने के लायक नहीं होता। कमरे में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। ये जायदाद मेरे पापा के सपनों की कीमत है। मेरी आवाज भारी हो गई और मैं वो कीमत यूं किसी लालच के हवाले नहीं कर सकती। वकील साहब ने इशिका जी का खत कोर्ट में पढ़कर सुनाया, हर लाइन के साथ। वो मेरे खिलाफ थे। उनके चेहरे उतरते चले गए। जब जज ने हथौड़ा बजाकर कहा, वसीयत ठीक है, तो मेरे अंदर कुछ टूट कर शांत हो गया। मैं जीत गई थी, लेकिन उस दिन समझ गई थी कि ये जीत सिर्फ कागजों की थी। असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। एक ऐसी लड़की की जो सड़कों से उठकर सच और सब्र के साथ दुनिया के सामने खड़ी थी। कोर्ट की तारीखें खत्म हो गई थी। फैसले की गूंज भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। लेकिन मेरे अंदर जो हलचल थी, वो हर दिन बढ़ती जा रही थी। ये हलचल किसी डर की नहीं थी, ये मेरे अंदर पल रही एक जिंदगी की थी। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, टेंशन नहीं लेनी, थकान ज्यादा ना हो, मैं रो नहीं, सब कुछ बच्चे पर असर डाल सकता है। मैं मन ही मन हंस दी थी। टेंशन न लूं, जिस औरत ने पूरी जिंदगी सड़कों पर काटी हो, जो एक ही झटके में करोड़ों की वारिस बन गई हो, जो अभी अभी अपने पापा और दादी के सच से गुजरी हो, वो भला कैसे न ले। रातें अब और भी लंबी हो गई थी। जो अभी अभी अपने पापा के सच से गुजरी हो, वो भला कैसे न ले। रातें अब लंबी हो गई थी। एक दिन शीशे के सामने खड़ी होकर मैंने खुद को देखा। महंगे कपड़े थे, बड़ा सा कमरा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी वामिका थी, डरी हुई, अकेली। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चे के लिए सबसे पहले एक मजबूत माँ बनना चाहती हूँ, सिर्फ एक अमीर माँ नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपने डर से भागूंगी नहीं, उसका सामना करूंगी। अगले हफ्ते मैं पहली बार अकेले मंदिर गई। न कोई नौकर साथ था, न ड्राइवर, सिर्फ मैं और मेरा बच्चा। मैंने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। भगवान, मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपने माँ बाप, अपना घर और अपनी पहचान। अब बस इसे मत छीनना। मेरे पेट में हल्की सी हरकत हुई। शायद पहली बार मेरे बच्चे ने मुझे मेरी बात का जवाब दिया था। उस दिन मैं रोई नहीं। पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे जैसे महीने बढ़ते गए, मेरा रिश्ता इस बच्चे से और गहरा होता चला गया। मैं उससे बातें करने लगी थी। मुझे पता है,
मैं अक्सर कहती कि तुम्हारे नाना बहुत अच्छे इंसान थे। वो वायलिन बजाते थे। अगर वो होते तो बहुत खुश होते। फिर डिलीवरी का दिन अचानक से आ गया। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, तेज़ लाइट और मशीनों की आवाज़ें, सब कुछ मुझे डरा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि हिम्मत रखिए। मैंने आंखें बंद की। पापा का चेहरा सामने आ गया। इशिका जी की कांपती मुस्कान याद आ गई और फिर एक तेज़ रोने की आवाज़ गूंजी। उस रोने में मेरी पूरी जिंदगी घुल गई थी। जब नर्स ने बच्चे को मेरी गोद में रखा तो मेरी सांसें रुक सी गईं। वो छोटा सा चेहरा, बंद आंखें और वही मासूमियत जो पापा की आंखों में हुआ करती थी। बेटा हुआ है, नर्स ने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसके माथे को चूम लिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरी जिंदगी अब दो हिस्सों में बटी है, बेटे के आने से पहले और उसके आने के बाद। मैंने उसका नाम अन्वित रखा क्योंकि वो मेरे टूटे हुए कल और संभलते हुए कल का जुड़ाव था। अब मेरी आने वाली सुबह बदल गई थी। महंगे पर्दों से आती हुई धूप उसके चेहरे पर गिरती और मैं उसे घंटों निहारती रहती। कभी कभी डर फिर से लौट आता। अगर मैं अच्छी मां नहीं बन पाई तो, अगर मैं भी किसी दिन टूट गई तो, फिर अन्वित अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में जकड़ लेता और मेरा डर पिघल जाता। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि ये बच्चा मेरे डर का वारिस नहीं बनेगा, मेरी हिम्मत बनेगा। मैं उसे ये नहीं सिखाऊंगी कि दुनिया सिर्फ अमीरों की होती है। मैं उसे ये सिखाऊंगी कि दुनिया इंसानों से बनती है। और हर रात जब मैं उसे सुलाती, मैं दिल ही दिल में कहती कि तुम मेरी दूसरी शुरुआत हो और इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। अन्वित के आने के बाद मेरा घर भर गया था। मैंने सीखा कि दौलत अगर सही हाथों में न जाए तो जहर बन जाती है, और जब वही दौलत किसी टूटे बच्चे के हाथ में एक वायलिन जैसे बन जाए तो ब्लेसिंग बन जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सफर नहीं, क्योंकि अब मैं सिर्फ वामिका नहीं हूँ, मैं तनिष की बेटी हूँ और यही मेरी असली विरासत है। मैं यही कहना चाहूंगी कि पैसा अगर लालच से मिले तो दुख देता है, और अगर सच्चे दिल और गलती सुधारने से आए तो भलाई करता है। माफ करना इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता है। वैसे भी असली दौलत पैसा नहीं होता, असली दौलत प्यार, अच्छाई और इंसानियत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।